Assalamu alaikum. My name is Ramesh Zara, and I would like to welcome all of you in this live session of Marham and Saduri of Hamdard, Pakistan. The topic of live session is diet for flu and cough. जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बदलते हुए मौसम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं। बहुत सारे लोगों को कफ के मसाइल होते हैं, खांसी के मसाइल होते हैं, बहुत सारे लोगों को नज़ला जुकाम जैसे मसाइल होते हैं। तो आज के हम लाइव सेशन पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह की डाइटरी पैटर्न्स होने चाहिए आपके, आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, ताकि जिन लोगों को इस तरह के मसले हैं वो इस चीज को किस तरह मैनेज कर सकें, इसकी किस तरह क्योर कर सकें और किस तरह ट्रीटमेंट कर सकें। तो जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कराती चलूं। डॉक्टर शाहीन फातिमा, शी इज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट। और पहले तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहीन फातिमा फॉर एक्चुअली टेकिंग आउट टाइम फॉर सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड कमिंग लाइव विद अस। थोड़ा सा मैं आपकी और इंट्रोडक्शन कराती चलूं हमारे ऑडियंस के लिए कि डॉक्टर शाहीन फातिमा जो हैं वो प्रैक्टिस करती हैं जिन्ना हॉस्पिटल में। साथ साथ वो प्रैक्टिस कर रही हैं हमीद लतीफ डीएचए में। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फातिमा फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग लाइव विद अस। थैंक यू टीम मानम, मुझे आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाने के लिए आप सबकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन, जैसे कि आप जानती हैं कि आज हमारा जो लाइव सेशन है उसका टॉपिक है डाइट फॉर फ्लू एंड कफ। तो इस लाइव सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ कि कफ जो है वो क्या होता है। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को इस बारे में गाइड करती चलें। कफ एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी सांस की नालियों में दाखिल होने की कोशिश करती है तो हमारे दिमाग और हमारे सांस का जो सिस्टम है उसके इश्तराक से खांसी यानी कफ पैदा होती है और वो फॉरेन बॉडी बाहर निकल जाती है। तो ये अल्लाह ने एक हिफाजती निज़ाम हमारे जिस्म में रखा हुआ है, इसके ज़रिए कोई भी फॉरेन चीज़ हमारे लंग्स में दाखिल नहीं हो सकती और हम सेफली सांस अंदर ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। मैं हमारे ऑडियंस को थोड़ा गाइड करती चलूं। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं लंग से रिलेटेड, चेस्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, आप वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि थोड़े जेनेरिक क्वेश्चंस हों ताकि वो हम अपटेक कर सकें और उसको हम डॉक्टर शाहीन फातिमा के साथ डिस्कस कर सकें। पर्सनल क्वेश्चंस ना करिएगा क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन के लिए आपकी हिस्ट्री, आपका पर्सनल जो भी स्टेटस है वो जानना पड़ता है, उसकी एक प्रॉपर वे होता है। तो कोशिश करिए कि जेनेरिक किस्म के क्वेश्चन करें। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया है कि जी कफ क्या होता है, किस तरह का एक रिफ्लक्स होता है। आप थोड़ा सा हमें बताती चले हमारी ऑडियंस को कि किस किस किस्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं कफ के। कफ को हम उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से उसकी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कफ जो होती है वो एक्यूट होती है या क्रॉनिक होती है। इसका क्या मतलब है? एक्यूट कफ हम उसे कहते हैं जिसकी जो दौरानिया है वो 3 हफ्ते से कम हो, यानी एक्यूट कफ वो है कि जो 3 हफ्ते से कम ड्यूरेशन की हो। और क्रॉनिक जो कि दायमी कफ है वो उस कफ को कहते हैं जिसकी ड्यूरेशन 8 हफ्ते से ज्यादा हो गई हो। इसके अलावा कफ को हम खुश्क खांसी या बलगम वाली खांसी इसके हिसाब से भी इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। खुश्क खांसी को हम ड्राई कफ कहते हैं और बलगम वाली को प्रोडक्टिव कफ, यानी कि उसके साथ बलगम भी आती है। तो ये क्लासिफिकेशन है कफ की। डॉक्टर साहब, हमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे ऑडियंस के, मैं वो अपडेट करना चाह रही हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को 2 मंथ से कफ है, तो जैसे कि आपने बोला है क्रॉनिक कफ और एक्यूट कफ, तो थोड़ा सा इनको गाइड कर दें। जी, 2 महीने से कफ है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 2 महीने की कफ को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। हमारे मुल्क में टीबी एक कॉमन डिजीज है और 2 महीने की जो खांसी है वो मतलब किसी भी वजह से हो सकती है और आमतौर पे टीबी की वजह से होती है। तो इनको एक्सरे कराना चाहिए और अपने किसी भी करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट को जिस पे ये ट्रस्ट करते हो इनको उससे रब्ता करना चाहिए। और एक अच्छी बात बता दूं, टीबी जो है ना वो काबिल इलाज है। टीबी काबिल इलाज है, 6 महीने इसकी दवाई खाने पड़ती है और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है। इसलिए अगर आपको 2 महीने से खांसी है तो आप परेशान ना हो, आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और टाइमली जितनी जल्दी इलाज शुरू कराएंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे।
ठीक है। क्योंकि जो है आप कोई भी एक नई चीज़ की को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक चीज़ को डायग्नोज़ नहीं कर सकते जब तक आप अपने डॉक्टर को रुजू नहीं करते, उन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं बताते, उनको अपने सिम्पटम्स नहीं बताते, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को रुजू करें, एक कंसल्टेंट को, पल्मोनोलॉजिस्ट को, लंग स्पेशलिस्ट को चेक कराएँ ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है मैं आपसे करना चाहती हूँ अस्थमा के बारे में कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा अस्थमा के बारे में गाइड करते हैं। मुझे क्वेश्चन किसने नहीं आई? डॉक्टर साहब क्वेश्चन है अस्थमा, अस्थमा के बारे में। एस्थमा के बारे में। अस्थमा एस्थमा के बारे में। हाँ जी, एस्थमा सांस की नालियों की एक बीमारी है। जब मौसम तब्दील होता है तो कुछ लोगों की सांस की नालियां वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो वो अगर तो जब मौसम वगैरह तब्दील होता है या ऐसे लोग जिनको एस्थमा की बीमारी है उनका किसी डस्ट वगैरह से एक्सपोजर होता है तो उनको खांसी या फिर जुकाम इसके या फिर सांस में घुटन वगैरह महसूस होती है, साथ में सीटियों की आवाज महसूस होती है। तो उसका फिर इलाज होता है और वो अपने कॉलेज से रब्ता करके उसको टाइमली इसका इलाज करा सकते हैं। और ये भी एक रिवर्सिबल चीज़ है। जब मिसाल के तौर पे अगर एक हेल्दी बंदा है वो किसी डस्ट वाली जगह पर जाता है तो उसको 15 मिनट खांसी होती है, वो खांसी उसे भी होती है। तो एक जो एस्थमा वाला जो शख्स है वो अगर उसी डस्ट वाली जगह पर जाएगा तो उसको 2 घंटे खांसी होगी। तो इसलिए एस्थमा से घबराना नहीं चाहिए। उसका प्रॉपर इनहेलर्स होते हैं, उसकी दवाइयाँ होती हैं, वो अपने मॉलिज से रब्ता करें और इस्तेमाल शुरू करें और फिर एक हेल्दी लाइफ गुजारें। डॉक्टर साहब अस्थमा की जो है प्रिवेंशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जी, एस्थमा की प्रिवेंशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है हर जो एस्थमा का पेशेंट है उसको ये पता होता है कि उसे किस चीज़ से उसका जो अटैक है वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो मिट्टी वाली जगह पे है या किसी डस्ट वाली जगह पे है तो वो मास्क लगा के, और अगर उसको मजबूरी है कि उसको वहाँ पे काम भी करना है, कोई ज़मींदार है, कोई मतलब ये माली है जो कि जिनका काम ही है कि वो ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ से कोई डस्ट वस्ट वो इनहेल करते रहते हैं तो मास्क लगा के काम करें। इसके अलावा जब सर्दियों का मौसम है तो ठंडी हवा जो है वो एस्थमा के अटैक को ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर सकती है। इसलिए कि जब वो कोई लोग जिन्हें एस्थमा भी है और उनके पास मोटरसाइकिल है तो वो अच्छे तरीके से अपने मफलर या मास्क भी पहने और मफलर वगैरह से अपने चेहरे को ढांप के रखें ताकि ठंडी हवा जो है वो अंदर ना जाए। इसके अलावा जब सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो तो वैक्सीनेशन लगवा दें ताकि अगर अल्लाह ना करे कि उनको कोई नज़ला जुकाम होता है तो वो उस नोयत का ना हो कि सिवियर किस्म का ना हो, एक माइल्ड नोयत का हो और उनके लंग्स उसका अटैक जो है एस्थमा का वो कंट्रोल में रह सके। और इसके एस्थमा की बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो इनहेलर है। वो आप अपना इनहेलर जो है वो अपने डॉक्टर से रजू करें और उसे प्रॉपर टेक्निक सीखें और इनहेलर जो है उसको इस्तेमाल करें तो आप ठीक रहेंगे। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है मैं अपडेट करना चाह रही हूँ कि क्या टीबी एक वायरल डिजीज है? मुझे ना आपकी सॉरी क्या टीबी एक वायरल डिजीज है? टीबी एक वायरल डिजीज है। टीबी वायरल डिजीज नहीं है। टीबी एक बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया की डिजीज है और वायरल डिजीज नहीं है टीबी। डॉक्टर साहब जैसे आपने हमें कफ के कुछ जो है कॉजेज बताए, कुछ टाइप्स बताएं, तो आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड कर दें कि क्या कॉजेज होते हैं कफ के? कफ की बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि अब अभी हमारे जो सुनने वालों ने एक दो कॉजेज तो खुद ही बता दी हैं कि एस्थमा जो है उसमें भी जो है वो कफ होती है। और इसके अलावा जो टीबी इसमें भी कफ होती है। सांस की बीमारियां और भी हैं एस्थमा और टीबी के अलावा जो कि कफ पैदा करती हैं, जैसा कि सीओपीडी जो कि स्मोकर्स में होती है, एक मुसलसल सांस की नालियों में तंगी है, वो कफ पैदा करती है। इसके अलावा कुछ लंग कैंसर्स भी हैं जो कि जिनकी वजह से कफ पैदा हो सकती है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो और भी बीमारियां हैं लंग्स से रिलेटेड जो कि कफ पैदा करती है, जैसा कि सांस की नालियां जख्मी हो जाती है जिसको ब्रोंकिक्टेसिस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में बार बार इन्फेक्शन होती रहती है और बार बार वो जो बलगम बनती है वो खांसी के जरिए बाहर निकालते हैं। इसके अलावा कुछ लंग्स की डिजीजेस है जिसमें लंग्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं जिसको ILD कहते हैं, वो भी कफ पैदा करती है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम्स जो है हमारे जिस्म के, जैसे कि हमारा हार्ट का सिस्टम है, जो लोग हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनके फेफड़ों में पानी पड़ जाता है तो वो भी खांसी उन लोगों को होती है। इसके अलावा जो ऐसे लोग जिनको मेदे में तेजाबियत वगैरह की शिकायत है तो वो भी एस्पिरेट करते रहते हैं
तो नतीजे में खांसी पैदा होती है। फालिज के पेशेंट्स और मोटर न्यूरॉन डिजीजेस के पेशेंट जो कि असाबी बीमारी है, वो लोग भी, उन लोगों में एस्पिरेशंस यानी कि वो अपनी खुराक ही उनकी सांस की नाली में जाती रहती है, तो उन लोगों में भी वो अलामत जो है खांसी की सूरत में जाहिर होती है। इसके अलावा साइनसिस, ये हमारा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, साइनसिस के इन्फेक्शन। तो ये साइनस के जिन लोगों को इन्फेक्शन है, जो कि ये फुल्ली होते हैं हमारी हड्डियों में साइनसिस के, तो ये जो रेशा है वो मुसलसल हमारी सांस की नाली में गिरता है ऐसे पेशेंट्स के, तो फिर वो भी खांसी पैदा करता है। तो ये, और इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि साइड इफेक्ट्स के में खांसी होती है। तो ये सारी वजूहात हैं खांसी की। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं आप टेक करना चाह रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा डिस्कस करें पॉलन एलर्जी को और उसके ट्रीटमेंट्स को। सॉरी, आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे? डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है कि आप डिस्कस कर लें पॉलन एलर्जी एंड इट्स ट्रीटमेंट। पोलन की एलर्जी, आज पोलन के मार्च का मौसम है, पोलन नए नए फूल खिल रहे हैं, पोलन जो है ना बहुत ज्यादा वो मौजूद है हवा में, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आजकल का बिल्कुल आजकल के मौसम के मुताबिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोलन की एलर्जी भी आमतौर पे नज़ला फ्लू करती है, कुछ लोगों में एस्थमा करती है, कुछ में खांसी करती है। तो इसमें ये है कि आप एलर्जी का बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे एलर्जी का टेस्ट होता है और पता चल जाता है कि भाई एलर्जी किस किस उससे हो रही है, तो अपना टेस्ट करवाएं। और अगर नहीं भी करवा सकते हैं तो आप जो है ये बागों वगैरह में जाने से, अगर आपको एलर्जी है तो आप मास्क पहन के जाएं, 2 मास्क लगा के चले जाएं, जहाँ पे फूल जो फूलों वाला फूल जहाँ पे हो ज़्यादा, तो आप उस एरिया में ना जाएं, आप अपना ख्याल करें इस तरह से। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है मैं आप टेक करना चाह रही हूँ कि कुछ लोगों को ईयर पेन होती है ड्यू टू इन्फ्लुएंजा। जो है, क्या इसकी क्या वजूहात है और क्या रीजन है इसके पीछे? इसकी कोई ट्रीटमेंट है? खुद ही इस सवाल में खुद ही जवाब भी बता दिया। इन्फ्लुएंजा जो है ना एक वायरस है जो कि सांस के नालियों को मुतासिर करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो इसमें ये कि हमारी नाक, हमारा कान और हमारा गला आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। तो जब हमें इन्फ्लुएंजा की वजह से कोई फ्लू होता है, छींकें आती है, नाक बंद होता है, तो अक्सर लोगों के कान में दर्द भी हो जाती है और कान में फिर वो बंद भी, उनको लगता है कि जैसे कान सुन हो गया या कान बंद हो गया। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और वो आपकी कंडीशन को देख के उसके मुताबिक आपको एडवाइस करेगा। जी, डॉक्टर हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं आज कि क्या क्या अभी हम जिस क्वेश्चन को, सॉरी डॉक्टर साहब, आपके कनेक्शन में थोड़ा मसला आ गया था, आप हमारे आंसर को थोड़ा रिपीट कर सकती हैं? जी, मैं ये कह रही थी कि इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरस है जो कि आमतौर पे सर्दियों में इन्फेक्शन करता है, और हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें हमारी नाक, हमारा कान और हमारा गला शामिल है, तो ये इन सब को मुतासिर करता है। और ये तीनों चीज़ें, हमारी नाक, हमारा गला और हमारा जो कान है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब हमें इन्फ्लुएंजा की वजह से कोई फ्लू होता है तो हमारे कान में भी दर्द होती है, बाज़ औक़ात हमारा कान बंद भी हो जाता है, सुन भी हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर हमें कान की भी प्रॉब्लम साथ में शामिल हो जाती है। तो इसका इलाज वो आप अपने मालिज से रुजू करके उसको अपना मुआयना करवा के, तो उसके मुताबिक अपना फिर इलाज करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी हमने डिस्कस किया कि कफ क्या होता है, उसकी किस किस किस्म की टाइप्स होती हैं, उसकी कॉजेज क्या होती हैं। आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या क्या सिम्टम्स होती हैं कफ की। कफ की जो सिम्टम्स हैं, वो कफ बजाते खुद एक सिम्टम है, किसी बीमारी की वजह से होता है। तो हम उस पे मजीद जो है हम इसको एलैबोरेट कर सकते हैं कि हम ये देखें कि कफ कितनी ड्यूरेशन से हो रही है। कुछ लोग जिनमें कफ जो है वो मतलब जैसे मैंने आपको बताया एक्यूट कफ है, थोड़ी ड्यूरेशन की है, कुछ में है लंबी ड्यूरेशन की है, वो अलग बीमारी की वजह से होती है। फिर हम ये देख सकते हैं कि कफ के साथ उसको और उसको बलगम आ रही है कि बलगम नहीं आ रही है। फिर हम ये देख सकते हैं कफ के साथ उसको कोई और मसला तो नहीं, जैसे कि बुखार तो नहीं हो रहा, उसकी सांस खराब तो नहीं हो रही, उसके पैरों में सूजन तो नहीं पड़ रही।
फिर कफ के साथ हम और सिम्टम्स में उसके ये देख सकते हैं कि उसको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं चल रही, जैसा कि अभी एस्थमा जिसका बार बार प्रोग्राम में भी जिक्र किया गया है, एस्थमा तो नहीं है, उसको कोई सीओपीडी तो नहीं है। फिर कफ के साथ उसको फिर हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री डिग आउट कर सकते हैं कि उसको बार बार बचपन से कोई इन्फेक्शन तो नहीं होती जा रही, उसका कोई ऑक्यूपेशन ऐसा तो नहीं है कि वो जिससे उसको एलर्जी है कि अपने काम की जगह पे जाता है तो उसको कफ स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से वापस अपने घर में आता है तो वो ठीक हो जाता है। फिर उस पेशेंट जो है हमारा, उसने कोई पेट्स वगैरह तो नहीं रखे हुए, जैसे कि ये हैं तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं, तो उनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, पिजन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उनकी उस एलर्जी की वजह से उन लोगों को कफ स्टार्ट हो जाती है। तो एक कफ के साथ हम ये सारी एडिशनल चीजें हम देख सकते हैं और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमारे पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस टेक हो रहे हैं, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप टेक करना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि एक ऑडियंस में से क्वेश्चन है कि अगर किसी को स्ट्रेस से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या स्ट्रेस आपकी ब्रीदिंग से रिलेट कर सकते हैं? जी, स्ट्रेस जो है सब कुछ कर सकता है, स्ट्रेस जो है बिल्कुल ब्रीदिंग से रिलेट कर सकता है। आप जो है वैसे तो एक एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट एस्थमा का अटैक जो है वो भी स्ट्रेस में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो सांस तेजी से आपको लगता है कि आपके जैसे सांस बहुत तेजी से चल रही है और स्ट्रेस की वजह से आपको लगता है दिल की धड़कन भी तेजी से चल रही है, तो इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि आप किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह से रब्ता करें और अपने स्ट्रेस की मैनेजमेंट करवाएं, और ये एक ट्रीटेबल डिजीज है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों को सोते हुए, जब वो सो रहे होते हैं, लेट जाते हैं, तो उन्हें खांसी स्टार्ट हो जाती है, उन्हें फील होता है कि उन्हें बलगम हो रही है। तो इसके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करें। जी, ये जो है ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें ये है कि अगर हम रात का खाना बहुत हैवी किस्म का खाएं, कुछ फास्ट फूड खाएं, तली हुई चीजें खाएं, तो हम और उसके बाद हम फौरन लेट जाएं खराब के खाने और सोने में हमारा एक मुनासिब टाइम ना हो, तो वो खाना जो है वो रीगर्ज करता है, और जब हम लेटते हैं तो वो वापस मैदे से होता हुआ हमारी सांस की नाली में आता है और इसको एस्पिरेशन कहते हैं और ये खांसी पैदा करता है। तो इसमें ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक अहम सवाल है इसमें ये कि अगर आप सुबह का इसमें मैं एक छोटी सी एडवाइस करती हूँ, जो सुबह का नाश्ता आप इतना करें और जो दोपहर का खाना है आप इतना खाएं, सुबह यानी कि 50% और रात का खाना इतना खाएं 25% नाश्ते का। तो और इसके अलावा आप जब खाना खाएं रात का, तो आप जो है रात अवॉइड करें कोई फास्ट फूड या फिर तली की चीज़ें आप रात को ना खाएं, और खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा आप बैठे रहें, उसके बाद आप लेटें। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 2 तकिए रख के लेटें, सीधा ना लेटें। फिर भी आपका प्रॉब्लम अगर सेटल डाउन नहीं हो रहा तो आप जो है एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, कोई मैदे के लिए आप जो है वो आप उसकी कोई मेडिसिन वगैरह लेंगे तो आप इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से हट जाएंगे। मगर बेसिकली आप अपनी थोड़ी सी हैबिट्स को चेंज करें, आप और कुछ डाइट को कंट्रोल करें, तो आप खाने के बाद जो कफ होती है ना, इससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बार रोटेट हो रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें रात को सोते वक्त बलगम, रेशा फील होता है और जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है विदाउट एनी रीजन। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करते हैं। रात को सोते वक्त बलगम और रेशा, ये नहीं है कि इसका कोई रीजन नहीं है। मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में इस बात पे हमारी और आपकी डिस्कशन हुई है कि कफ की वजूहात क्या हैं। तो अब ये कि आप इसमें बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपकी हिस्ट्री लेके आपको हेल्प आउट कर देगा कि आपके जो है किधर प्रॉब्लम है, जो आपको बलगम और रेशा बन रहा है रात को सोते वक्त और सांस चढ़ रही है। ऐसे नहीं है कि बगैर कोई वजह हो, इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। लेकिन अगर आपके जो है इस कंसल्टेशन लें किसी डॉक्टर से, तो वो आपको बेहतर हेल्प आउट करेगा कि वजह क्या है और आपकी ट्रीटमेंट में मदद करेगा। डॉक्टर साहब, अभी हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है, लेकिन ये एक जो है क्वेश्चन बार बार रोटेट हो रहा है कि किस तरह की डाइटरी चेंजेस होनी चाहिए हमारे जो है वो डाइट में, ताकि अगर हम फ्लू को जो है वो मैनेज कर सकें। जी, फ्लू जो है वो एक बहुत ही कॉमन डिजीज है और सर्दियों के मौसम में तकरीबन हर बंदे को फ्लू होता है।
और किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लेके सही होता है। तो कुछ हम डाइट में अपनी चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। डाइट में चेंजेस से हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है और हमें उससे रिकवरी में थोड़ी मदद मिलती है। तो हम क्या डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, तो हम देखिए जब फ्लू हो तो हम इसमें सूप्स का, यानी कि चिकन सूप वगैरह, वेजिटेबल सूप्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो वो हमारी बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है और हमें हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है और हमें रिकवरी में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। विटामिन सी आप चाहें तो, अभी सर्दियों का मौसम गुजरा है, ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, ऑरेंज का इस्तेमाल करके, या फिर विटामिन सी के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, तो वो विटामिन सी जो है बहुत अच्छा है इससे रिकवरी में। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन्स का जो है ना वो ज़्यादा करें। पास दुनिया के पास हिस्से हैं उसमें ये जो अंडे की जो होती है एग योक, अंडे की जर्दी, उसको शहद में फेंट के, उसका एक बहुत अच्छी तरह से फेंट के उसका एक वो बना के विस्क सा बना के उसको दूध में मिला के इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा टॉनिक है आपके फ्लू की रिकवरी में। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल हो तो बहुत घरों में भी होता है। हल्दी को आप दूध में मिला के, नीम गर्म दूध में मिला के पिए, फ्लू से रिकवरी में बहुत हेल्प आउट करेगा अपनी। तो ये कुछ हैं चीजें जो कि आपको फ्लू से रिकवरी में हेल्प कर सकती है। डॉक्टर साहब, आपने फ्लू के बारे में बताया, तो थोड़ी सी डाइटरी चेंजेस जो हमें अपनी डाइट में करनी चाहिए कफ से रिलेटेड, ये भी हमारे ऑडियंस को थोड़ा गाइड करते हैं। हाँ जी, कफ भी फ्लू की तरह, कफ भी जो है उसमें किसी वजह से ही होती है, तो जहाँ हम उस बीमारी को हम टारगेट करके उसका इलाज करते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी डाइट को कुछ मॉडिफाई करके, तो हम अपनी डाइट अपने मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को हम अपनी डाइट के जरिए भी बेहतर बना सकते हैं। तो हम ऐसी डाइट में क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फिश जो है वो बहुत अच्छी, जिसमें सालमन फिश जो है वो बहुत अच्छी है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है कफ से रिकवरी में। इसके अलावा टर्की बहुत बेस्ट है आपके। इसमें गाजरें अभी गुजरी हैं और गाजरें बिल्कुल एक सस्ती सी सब्जी है, हर एक की पहुंच में। गाजरों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है कफ से निकलने में, इससे हेल्प आउट करने में। शहद है, नींबू है, तो ये जो है आप सिंपल सिंपल चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी एनर्जी जो है बूस्ट अप कर सकते हैं और आप अपनी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छे बेहतर कर सकते हैं, और ताकि आप इस जो भी कफ है उससे आप जल्दी निजात पा सकते हैं। एक मैं अनाउंसमेंट करती चलूँ हमारे ऑडियंस के लिए, जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, कि ये जो लाइव सेशन है ये हम पोस्ट होगा। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई क्वेश्चन आपने स्किप कर लिया है, तो आप इस लाइव सेशन को दोबारा देख सकते हैं और डॉक्टर का जो आंसर है वो आप सुन सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि थोड़ा जेनेरिक क्वेश्चंस करें, ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल हिस्ट्री, वो पर्सनल हिस्ट्री के बजाय हम जो है आपको नहीं बता सकते, आपकी डायग्नोसिस नहीं कर सकते। और डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है अस्थमा से रिलेटेड, कि आप अस्थमा के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को गाइड करें। जैसे आप बहुत सारा इस लाइव सेशन में बता चुकी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार-बार आपको हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को दोबारा इस बारे में गाइड करें कि किस तरह अस्थमा को प्रिवेंट किया जा सकता है। अस्थमा जो है वो सांस की नालियों की बीमारी है, जो कि आमतौर पे एपिसोडिक होती है। आमतौर पे जब मौसम चेंज हो रहा होता है तब होती है, या फिर ये सर्दियों के स्टार्ट में जो होती है तब होती है। इसमें सांस की नालियों की तंगी होती है और जो कि मतलब ठीक हो जाती है, रिवर्सिबल होती है। तो आप प्रिवेंट इसको कैसे कर सकते हैं? अस्थमा जो है कुछ ये है कि कुछ लोगों में बचपन से भी होती है, बच्चे होते हैं उनको अस्थमा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं उनको मतलब लेट ऑनसेट भी होता है, यानी कि जब बूढ़े होने लगते हैं तो तब उनको अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा एक बहुत ही कॉमन है बीमारी। इसमें आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसमें आप ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप अपनी सांस की नालियों की प्रोटेक्शन करें। धुआं, गर्दो गुबार, सिगरेट, ये सब चीज़ें जो हैं अस्थमा को ज़्यादा करती हैं। जब मौसम बदल रहा हो, सर्दी का मौसम बदल रहा हो, तो एहतियात करें ये कि आप सर्दियाँ हैं तो आप प्रॉपरली अपने चेहरे को लपेट कर रखें, अपनी
जो है स्वेटर्स वगैरह का इस्तेमाल जल्दी करें। आप रात को सो रहे हैं बुजुर्ग वगैरह, उनको कंबल उड़ा के रखें ताकि उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और फिर वो इन्फेक्शन जो है वो अगर मैंने जैसे जिक्र किया कि अस्थमा एपिसोडिक है, सर्दियों के में होता है, किसी मौसम की बदली में होता है, और फिर उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है, वो नॉर्मल भी रहते हैं। तो ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो अस्थमा के अटैक को ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें कोल्ड है, तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचाव करेंगे तो आपका अस्थमा का जो है वो ठीक रहेगा आपका। क्योंकि आप नए जो है वो मतलब जो आपकी सांस की नालियाँ अस्थमा की वजह से मुतासर हुई हैं, आपने उन्हीं के साथ ही रहना है। तो आप अपनी कुछ लाइफ स्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करके तो आप जो है कंफर्टेबल तरीके से अपने जो डिजीज़ है उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर इसमें इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं आप वो करें। किसी कोई बंदे को कोई खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, तो आप उसके करीब मत जाएं। आप अपना मास्क पहन के रखें। जब अगर आपको अटैक हुआ हुआ तो आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी मतलब पब्लिक प्लेस पे जाने से अवॉइड करें। आप घर में रहें ताकि आपका जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तो आप फिर इनहेलर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो अपने इनहेलर्स बाकायदगी से इस्तेमाल करें, तो आप एक अपनी डिजीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है जो बार-बार आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को भी आप टेक करना चाह रही हूँ। जैसे कि आप जानती हैं कि बहुत सारे लोग कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो हर्बल सिरप हैं, जैसे अब सदूरी है, हमदर्द का, ठीक है? ये एक नॉन सेडेटिव एक सिरप है। तो इस तरह की सिरप्स का जो है इनटेक आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? जी, ये हर्बल सिरप्स जो होते हैं जैसे कि ये बहुत अच्छे होते हैं आपकी सांस के लंग, इनको लंग टॉनिक्स भी कहते हैं। इनफैक्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी सांस को सांस की दिक्कत को कम करते हैं, आपका जो बलगम फंसा होता है उसको बाहर निकालते हैं, आपको मतलब आपकी जो ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हुआ होता है आपको किसी भी बीमारी की वजह से, तो वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो और ये जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि हमदर्द का जो सदूरी सिरप है ये बहुत अच्छा है। ये इनफैक्ट ये बलगम वाली खांसी और ये जो बलगम के बगैर खांसी है ये दोनों में इक्वली इफेक्टिव है, और ये सेडेटिंग भी नहीं है, इसमें बिल्कुल नींद भी नहीं आती है। और ये आप अपनी वर्क प्लेस पे, लोगों को होता है कि हमें सिरप हमने ले लिया तो हम सो जाएंगे अपने काम पे, तो इसमें ये बिल्कुल नॉन सेडेटिंग है और शुगर फ्री इसकी प्रिपरेशन अवेलेबल है, तो ये शुगर के पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर्बल डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। इसके अलावा हर्बल डाइट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुलट्ठी है, अजवाइन है, तुलसी है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो खांसी से बचाव में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो बिल्कुल ज़रूर हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए खांसी से बचाव के लिए, और खांसी में जब हो तो खांसी से जल्दी मतलब इससे रिकवरी के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि किस किस्म की हमारी डाइटरी चेंजेस होनी चाहिए। क्या एक्सरसाइज कोई रोल प्ले करता है इस चीज़ में? एक्सरसाइज बिल्कुल रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपने लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और इसमें ये नहीं है कि आपको कोई बहुत ही महंगे मतलब ये कि मशीन्स लेनी पड़ेंगी, और या कोई आपको किसी जगह कोई आपको मैं सिंपल से एक्सरसाइज बता देती हूँ जो कि आप खुद से कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप जबकि कोई जिस तरह से आप अपनी नाक से सांस लें, 4 मिनट सेकंड्स तक उसको रिटेन रखें और फिर मुंह से बाहर निकालें, जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपकी लंग्स को कैपेसिटी को बढ़ाती है। आप इसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करके भी कर सकते हैं। एक लंबा सांस लें, रोक के रखें, बाहर निकालें। तो ये आप 4-5 दफ़ा अगर दिन में करें तो आपके लंग्स की जो काम करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है, आपके लंग्स खुल जाते हैं, आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो आप इस तरह से एक्सरसाइजेस अपने लंग्स की खुद भी कर सकते हैं। और अभी होगा कि पेशेंट्स को उल्टा लिटाते हैं, तो उल्टा लिटा के उल्टा लिटाने से उनकी जो लंग्स का जो सर्कुलेशन वगैरह जो है वो इम्प्रूव होती है, और वो उससे कोरोना से रिकवरी में बहुत जल्दी मिलती है।
और लंग्स एक्सरसाइज और लंग्स आपस में कनेक्टेड है और ये जो सिंपल से एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं आप ये जरूर करें और इससे आप एक हेल्दी लंग्स आपको मिलेंगे और आप जल्दी अगर इन्फेक्शन का हो तो उससे आपकी रिकवरी में बहुत जल्दी स्पीड हो जाएगी बहुत। जी डॉक्टर साहब, आपने आज का जो पूरा सेशन है उसके अंदर आपने हम लोगों को कंप्लीट जो है वो सारी चीजों के बारे में गाइडेंस दी है कि कफ क्या होता है, किस किस्म की टाइप्स होती हैं, क्या क्या कॉजेज होती हैं, हमारी डाइटरी चेंजेस क्या होनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, हर्बल मेडिसिन क्या रोल प्ले करती है। और आई थिंक हमने इस पूरे सेशन में सारी जो चीजें हैं वो हमने सारी जो चीजें हैं वो हमने कंक्लूड कर ली हैं और हमारे ऑडियंस को जो है वो बहुत अच्छे से जो है अंदाजा हो गया होगा। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। हमने आज का पूरा लाइव सेशन जो है सारा एलेबोरेट डिस्कशन की है और आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का मसला है डॉक्टर शाहीन फातिमा की जो है वो पोर्टल की तरफ से, एंड वी डू अंडरस्टैंड कि जो है इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम्स आ जाती होती हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए डॉक्टर शाहीन फातिमा से, बिकॉज शी इज अ लंग स्पेशलिस्ट, शी इज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट और वो प्रैक्टिस कर रही हैं एट जिन्ना हॉस्पिटल, साथ साथ वो प्रैक्टिस कर रही हैं एट हमीद लतीफ DHA। तो आप लोग जो है वो उनसे इन क्लिनिक भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं या आप जो है वो उनसे मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहीन फातिमा फॉर एक्चुअली टेकिंग आवर टाइम एंड डिस्कसिंग सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथ साथ मैं जो है शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमदर्द सदूरी का कि उन्होंने हमें जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें और हमारे ऑडियंस में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि हम लोग जो है इस तरह की अपनी कफ को, अपने फ्लू को मैनेज करें और जो है अपने जो राइट मेजरमेंट्स हैं वो करें फॉर अ बेटर हेल्थ एंड फॉर बेटर लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहीन फातिमा। डॉक्टर शाहीन फातिमा जी, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है। आई थिंक आई बी साइनिंग ऑफ दिस लाइव सेशन। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इंशाल्लाह विल बी बैक विद अनदर लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।